उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम परीक्षा 2020 का पेपर है, सामान्य अध्ययन का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? BS वांकर ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर भारत के प्रमुख पुरातत्वविद थे। उन्होंने भोपाल के निकट भीमबेटका गुफा के प्राचीन शिला चित्रों का अन्वेषण किया और उसके प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। एक तरफ है हड़प्पा पुरास्थल, एक तरफ है भारत के राज्य। इधर ही देख लेते हैं सीधे। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पालड़ी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश में। हुलास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह था। मध्यकाल जमींदारी था। महाजनपद और एक तरफ है राजधानी। मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोतन। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? बी ऑप्शन इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। इस वंश के शासक महातलवार की उपाधि धारण करते थे। इन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय तथा आदभद्र कहा गया है। इक्ष्वाकुओं का शासन कृष्ण गुंटूर क्षेत्र में था। यह सातवाहन के सामंत थे। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मार्ग निर्माण से संबंधित एग्रोनोमोई। मौर्य काल में जिले का प्रमुख आहारपति था, जिसे मैगस्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा। यह सड़क निर्माण एवं यातायात व्यवस्था का भी प्रमुख अधिकारी था। मापतोल के अधिकारी को पोतवाच अध्यक्ष तथा राजस्व प्रबंधन अधिकारियों को संहारता कहा जाता था। कथन दिए गए हैं। कथन ए हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए सही है। आर की व्याख्या यहाँ पर देखें, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो दोनों ही बातें सही थी। यहाँ पर देखेंगे, चोल युगीन अभिलेख मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण। यही कारण है कि चोल कालीन मंदिर इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। मंदिर में अभिलेखों के कारण चोलों के बारे में उनकी पूर्ववर्ती राजाओं से अधिक जानकारी मिलती है। सही उत्तर का चयन करना है। इसको पूरा पढ़ते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। देखिए, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हैनसांग, अबूज ईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। सामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। ईसा की पहली शताब्दी में साममग ईरानी पुरोहित को भारत लाए ताकि साम द्वारा चंद्रभागा नदी पर निर्मित सूर्य मंदिर में पूजा हो सके। यह सूर्य का स्थापित पहला मंदिर था। मग पुरोहित ने ही भारत में सूर्य पूजा को लोकप्रिय बनाया। सूर्य पूजा के ही उपलक्ष्य में सामपुर यात्रोत्सव मनाया जाता है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हैनसांग, अबूज ईद अल मसूदी अल बरूनी ने किया। अन्य सूर्य मंदिर में मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। ओशिया एवं सिरोही का मंदिर राजस्थान में है। ललितादित्य का मुक्ता पिंड द्वारा निर्मित मातंड मंदिर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। स्पष्ट है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मुल्तान में ना होकर कहाँ पर है? दिल्ली में है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ में। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावक के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दे दी थी।
अबुल फजल के अनुसार अकबर मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने विवाह की उम्र निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़के के विवाह की उम्र 16 वर्ष एवं लड़की की 14 वर्ष निर्धारित की थी। इसने बाल विवाह रोकने के लिए तुर्वेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अकबर ने विवाह के लिए माता पिता की स्वीकार तो की के साथ दूल्हा एवं दुल्हन की आपसी सहमति आवश्यक बना दिया। अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी तथा कन्या वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर ने 1587 में विधवा पूर्ण विवाह को कानूनी बनाया था। इसने बहुपत्नी विवाह की प्रथा को भी अस्वीकृत कर दिया था। एक तरफ है अधिकारी, एक तरफ है विहितकार। दीवान ए तन जागीर एवं वतन को देखना था। इसका मतलब मुस्ताफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए, वाकियान विश प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवहा को पुनर्जीवित करके किया गया था? बी ऑप्शन सहाब नहर का। मुगलकालीन सहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवहा को पुनर्जीवित करके किया गया था। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नोरस नामक पुस्तक का लेखक था? कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का सुल्तान था। उन्होंने संगीत के माध्यम से शिया और सुन्नियों के बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच सांस्कृतिक सद्भावना बनाने की कोशिश की। उन्होंने हिंदू देवी देवता सरस्वती और गणेश के सम्मान में गाने गाए और तैयार किए। ठीक है। उन्होंने दक्खनी भाषा में किताब नोरस नवरसों की पुस्तक नामक एक किताब लिखी थी। ठीक है। एक तरफ सूची देखे ना यहाँ पर। जजमाने उत्तर भारत में, बाराबलूट महाराष्ट्र में, मिरासी कर्नाटक में, अडाड़े तमिलनाडु में। ये क्या था? इसको कूटबद्ध करना था। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। एक तरफ है ग्रंथ, एक तरफ है लेखक और शासक। देखिए, किताब उल हिंद अलबरूनी महमद गजनवी। ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। तबकात ए नासरी ने मिन हाउजुद्दीन सिराज गुलाम वंश बलवन। ठीक है। फतवा ए जहादीरी जियाउद्दीन वर्नी मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक। नीचे दिए कूट में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक्स लापा सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। दोनों ही बातें सही है। यूरोप में एक्स ला साफेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1740 से 48 ईस्वी समाप्त हो गया था। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुईस वर्ग फ्रांसीसी को वापस मिल गए। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। लॉर्ड डलहौजी के समय अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण सफलता इस प्रकार है। देखिए, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 में हुआ था। महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दी गई। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया था 1850 ईस्वी में। ठीक है। और लोअर बर्मा तथा पीगू का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय डलहौजी के समय में किया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? बी ऑप्शन हैदर अली ने। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। हैदर अली के समय ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिसमें हैदर अली को आंशिक सफलता प्राप्त हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हैदर एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 1755 में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल तमिलनाडु में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। ठीक है।
कारण और कथन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाए। ए और दोनों सही है, ए की सही व्याख्या कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए थे। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस आदि जगहों पर हुआ था। रेतवाड़ी व्यवस्था 1820 में मद्रास, बम्बई, असम के कुछ भागों में लागू थी। ठीक है, आगे देखिए। मारवाड़ी व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था यह आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत में लागू हुआ था। यही कारण था कि भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था की। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में, शाही पद अधिनियम 1876 में, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। ठीक है। निम्नलिखित नेताओं, यहाँ पर देखें, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? कौन नहीं लिए थे? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में लंदन में हुआ था। कहाँ पर होता है? लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे। वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस कार्यसमिति का एक सदस्य सरोजनी नायडू भी थी, इसमें भाग लेने गई थी। ठीक है, इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व मदन मोहन मालवीय राष्ट्रपति किया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। एक तरफ है पुस्तक, एक तरफ है लेखक। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय की है, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। इंडिया वीज फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया वीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? बी ऑप्शन M.N. जोशी को फ्रेंड्स। ठीक है, वर्ष 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के वाशिंगटन सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा N.M. जोशी को मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। भारत का भूगोल यहाँ पर आ जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन बने यहाँ पर? 24 क्वेश्चन इतिहास से आए हैं 2020 में। ठीक है, अब देखते हैं भौतिक संरचना। यहाँ पर अफवाह तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? कौन है? बी ऑप्शन सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। ठीक है, इस नदी का उद्गम हिमालय पार ट्रांस हिमालय से मानसरोवर के निकट राजस्थान से होता है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है। बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है, जो गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला। खस अरुणाचल प्रदेश ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, खस जनजाति मूल निवास उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर कौन सा बता रहा था? ठीक है, खस जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है, हिमाचल प्रदेश में। देखिए, अंगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। बरहोर झारखंड में पाई जाती है, जबकि टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। झील और एक तरह पर अवस्थिति। साला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में, कालीवेली झील तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी।
हिमाद्री को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है। विश्व की कुछ सर्वोच्च पर्वत श्रेणी इस श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है बी ऑप्शन पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य। कश्मीर घाटी पश्चिम पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय हिमाद्री पर्वत श्रृंखला से घिरी है। यह लगभग 135 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर चौड़ा है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं, यमुना नदी यमुनोत्री के निकट बंदरपुर हिमनद से निकलती यह निकलती अब प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियाँ का पश्चिम से पूर्व क्रम, सबसे पहले चंबल आएगी, फिर उसके बाद सिंध आएगी, उसके बाद बेतवा, फिर उसके बाद कैन। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन पूर्व से पश्चिम की सहायक नदी हैं। ठीक है, अब ये मैंने पश्चिम से पूर्व की बताई। अब पूर्व से पश्चिम की सहायक नदी हिंडन, रिंद, सेंगर और बरोड़ा। पर्वत और देश, एटलस पर्वत मोरक्को में, किलिमंजारो तंजानिया में, चिमरोंजो इक्वेडोर में, पायरेनीज फ्रांस और स्पेन में। जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? रेगमा नहीं है, बाकी हलाचू, ओंजो, सोपनैन ये सब हैं। नहीं पूछा तो रेगमा हो जाएगा। ठीक है, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में जारवा, ओंजे, सोपैन, सेटिनलीज तथा हलाचू, इसको निकोबारी बोलते हैं, जनजाति पाई जाती है। जबकि रेंगमा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। जो रेंगमा जनजाति है ये नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, सही कथन चयन करना है। देखिए, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित, इसलिए उसे कच्चे माल की कोई समस्या ही नहीं है। इस तरीके से कह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट गलत है, ये गलत है किंतु आर सही है। यहाँ पर ये मैंने बताया ये गलत है, ये वाला गलत है और ये सही है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, गलत बात। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई आवश्यकता समस्या ही नहीं, तो ये बात तो सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग में मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। दूसरा, पहला है मुंबई और उसके बाद दूसरा है अहमदाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र में भारत का 38% कपड़ा तथा 30% सूत तैयार किया जाता है। यहाँ कुल 119 मिल है। मुंबई को सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण कपास का विराट नगर कहते हैं। कपास का विराट नगर किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। किसको? मुंबई को। ठीक है, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। गुजरात एवं महाराष्ट्र में आर्द्र जलवायु होने के कारण वस्त्र उद्योग अनुकूल है। ठीक है, और अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थिर है, इसलिए यहाँ कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती। सही सम्मिलित नहीं पूछा है, सही सम्मिलित नहीं पूछा तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वाला मैगजीन भिलवाड़ा नहीं, सी ऑप्शन राइट पूछा है। सही उत्तर का चयन करना तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 तामा हो जाएगा चित्रदुर्ग और मैगजीन हो जाएगा भिलवाड़ा में। ठीक है, तांबा का उत्खनन राजस्थान के खेतड़ी में होता है, झुंझुनू में होता है आदि। झुंझुनू और खेतड़ी राजस्थान में दोनों। ठीक है, मैगजीन का उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में होता है, जबकि चित्रदुर्ग एवं वेल्लोरी कर्नाटक में। चित्रदुर्ग और वेल्लोरी कहाँ? कर्नाटक। लोहा इसका उत्खनन होता है यहाँ पर। ठीक है, उत्खनन तथा कटनी मध्य प्रदेश के कोरापुट। बोलागीर उड़ीसा से बॉक्साइट का उत्पादन। भीलवाड़ा तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भीलवाड़ा ये राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, विश्व भूगोल अब आप देख सकते हैं, जैसे 35 से स्टार्ट किया विश्व भूगोल, देखते हैं कहाँ तक प्रश्न जाते हैं यहाँ से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? सी ऑप्शन अगुलहास धारा। ठीक है, महासागरीय धाराएं महासागर में नदी प्रवाह के समान होती हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे अगुलहास एक गर्म धारा जो हिंद
महासागर से संबंधित है, जबकि कनारी धारा एवं फ्लोरिडा धारा अटलांटिक महासागर तथा क्यूराइल धारा प्रशांत महासागर की धारा है। क्यूराइल, ठीक है, ये क्या चीज है? एक तरफ है देश, एक तरफ है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात इधर और इधर है देश, ठीक है। तो बेगुआ, बेगुआ फिलीपींस में होता है। हेरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। टाइफून चीन में आता है। विली विलीस ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन, टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित यह देश रबर उत्पादन एवं टीन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व का 25% टीन का उत्पादन होता है। अधिकांश टीन का उत्पादन किंट घाटी में इमोत और ताइपिंग क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा तो सी ऑप्शन आ जाए, जर्मनी का रोडमड़ी, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं देश, और एक तरफ है लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र। कजाकिस्तान में कारागाड़ा, यूक्रेन में केब्रोइराक, फ्रांस में नॉर्मडी, फ्रांस में पाइरेनीज। नॉर्मडी फ्रांस का क्षेत्र है, ना कि जर्मनी का। जर्मनी का लौह क्षेत्र, ठीक है। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, ठीक है। भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विकसित जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु कही जाती है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 अंश से 45 अंश अक्षांशों के मध्य भूमध्य महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जबकि भूमध्य सागरीय जलवायु में 05 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जबकि भूमध्य सागरीय प्रदेश रसीले फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत संतरा, नींबू, अंगूर, जैतून, अंजीर आदि प्रमुखता से पाए जाते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? सी ऑप्शन, मैग्नीज का। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मानव भूगोल एवं मानचित्रावली, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी तट पर। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तट में किस पर स्थित है? दक्षिण पश्चिमी तट पर। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडेड रेंज नामक पर्वत स्थित है, जबकि इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है। एक तरफ है नरजातीय समूह, एक तरफ है देश। देखिए यहूदी होते हैं इजराइल में, टेडा लीबिया में, वेजा मिस्र में, लूर ईरान में। निम्न यहाँ पर देखेंगे कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैंप वेर्डे ये बामाको ये राजधानी पूछी तो ये वाली गलत हो जाएगी, इसका ही आंसर सही हो जाएगा। मोरक्को की रबात है, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस है, अल्जीरिया के अल्जीयर्स है, ठीक है। यहाँ पर और देख लेते हैं, मोरक्को की रबात है, ठीक है। ट्यूनीशिया की ट्यूनिस है, अल्जीरिया के अल्जीयर्स है, कैप वर्डे की प्राय है, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है यहाँ पर? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 और 4 सम्मिलित नहीं है। 3 और 4 नहीं गुजरती, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। किन देशों से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखीय गिनी से नहीं गुजरती, रवांडा से नहीं गुजरती, बाकी गैमोन और सोमालिया से गुजरती है। इधर भी देख लेते पूरी व्याख्या। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 समान भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट देती है। भूमध्य रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। देखिए आप लोग थोड़ा सा जूम करें। सबसे पहले कहाँ से गुजरेगी? इक्वाडोर से, उसके बाद कोलंबिया से, ब्राजील से, साओ टोमा से, प्रिंसिपी से, गेवेन से, कांगो गणराज्य से, जारे से, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव से भी होती है, मालदीव से भी, ठीक है। मालदीव के बाद इंडोनेशिया, किरिबाती, ठीक है। तो इतने सारे भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। गिनी और रवांडा से नहीं होकर गुजरती। और भी देश है जिनका नहीं गुजरेगी, लेकिन जो गुजरते हैं वो देश आपको याद रखने होंगे, इतने सारे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक।
अब आ जाते हैं जनसंख्या व नगरीकरण से प्रश्न। ठीक है, 35 से लेकर यहाँ पर आपके प्रश्न हो गए 44 तक ये पूछे गए थे भूगोल से संबंधित। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? सी ऑप्शन 2.1 होनी चाहिए TFR। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए। वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने थे? 10 लाखी नगर बने थे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1971 से 1981 में बने थे। ठीक है, कौन कौन से? कानपुर और लखनऊ नगर किस 10 लाखी नगर बने थे? ठीक है, तो किस सन में? 1971 से 81 में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो किसमें दिए गए हैं? भाग पूछे तो भाग 11 में दिए गए। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा।